हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आज चहल एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7 होगा। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने ज्योग्राफी के फिजिकल, क्लाइमेट, पॉलिटिकल, बॉर्डर्स और उसमें पाए जाने वाले बहुत सारी बेसिक चीजों की स्टडी करी। मतलब लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6 में जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, ज्योग्राफी 1, ज्योग्राफी 2, ज्योग्राफी 3, 4, 5 और 6 काफी चीजें कवर अप हुई, जिसमें हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा होगा क्लाइमेट का कुछ सेक्शन, हम लोगों ने इसकी लोकेशन पढ़ी थी, अगल बगल के जितने स्टेट थे उनके बारे में देखा था, और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो इसका था लैटिट्यूडनल लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो इतनी सारी चीजें तो हमने अलग अलग सेक्शंस में कवर करी। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे इसका माउंटेनस सेक्शन। माउंटेन, और कौन सा माउंटेन है उत्तर प्रदेश में, तो हम बताएंगे कि शिवालिक वाला माउंटेन है, उसके बाद नीचे गंगेटिक प्लेन है, और उसके ठीक नीचे जो है विंध्याचल वाला माउंटेन है। तो याद रखेंगे कि शिवालिक वाले माउंटेन में कुछ ऊंची चोटियां हैं और विंध्याचल वाले माउंटेन में भी कुछ ऐसी चोटियां हैं। इनके अलावा प्लेन्स एंड प्लेटूज भी हैं जिनकी हम लोगों ने केस स्टडी कर रखी। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं आज की लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमें माउंटेन की हाईएस्ट पीक को उत्तर प्रदेश की समझना है। दो ही माउंटेन होते हैं, शिवालिक वाली माउंटेन होती है और इसके अलावा जो है उनके विंध्याचल वाली माउंटेन होती है। इन्हीं के बीच में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है। तो इसीलिए जो हम पूरा पोर्शन पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का, उसमें माउंटेन और उसकी हाईएस्ट पीक जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी पर फोकस करना है। तो सबसे पहला स्लाइड जो आता है वो आता है आपका पूरा का पूरा एक स्लॉट, जिसमें मैंने बताया कि कम से कम 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक उत्तर प्रदेश में आपको याद रखनी, जिसमें से एमसुट पीक जो है रैंक 1 पर है। कहते हैं 957 मीटर्स में है, लगभग 1 किलोमीटर ऊंची। कहां पर है तो बताएंगे कि इस फीट में हाइट मत देखिए, इसको जरूरत नहीं है देखने की, बस आप याद रखेंगे कि यही है शिवालिक का डिटेल। पहले एक झलक इसको देख लीजिए और एक बार नाम से परिचित हो जाइए। तो अगर हम बोलें कि हाईएस्ट टॉप 10 में कौन सा है, एमसॉट है, लखपति देवी है, दबक पीक है, ढोलकट पीक है, ढोलकॉट पीक, दलदल पीक है, बिनसार पीक है, मनकियानी पीक है, पिंडारी ग्लेशियर है, चंद्रखानी जो है ये पीक है। एक और है गौरी पीक, जिसको गौरी पर्वत कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इतने सारे पीक के नाम याद नहीं होंगे, ना ही उनकी हाइट याद होगी, बट इनको क्रम से लगाने के लिए एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनको इनकी घटती हुई ऊंचाई या बढ़ती हुई ऊंचाई के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए, और इनमें से कोई 4 दे देगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस चार्ट से आपको एक फ्लो याद रखना है जो कि आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, एक झलक देख लीजिए। अब हम इसकी डिटेलिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं, जिससे हमें विजुअल ऑडियो इफेक्ट होगा और हम चीजें जल्दी जल्दी याद कर जाएंगे। जैसे सबसे पहला जो था आमसोट पीक, लगभग मैंने कहा था 1 किलोमीटर लंबा होता है, 957 मीटर्स लंबा होता है। किस लोकेशन में पाया जाता है तो बताएंगे कि ये सहारनपुर वाले सेक्शन में पाया जाता है। और भी इसके बारे में अगर बात करिए तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है उत्तर प्रदेश में। इससे ज्यादा ऊंची चोटी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। इलाका अच्छा है, घूमने वाला है। ये शिवालिक हिल्स का क्या हो जाता है, पार्ट माना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पैनोरमा व्यू एक व्यू होता है जो बड़े लार्ज स्केल पे लैंडस्केप में देखा जाता है। तो जब आप इस पे खड़े होकर देखते हो या इस चोटी को देखते हो तो अगल बगल का फ्लोरा, फौना, क्लाइमेट और वहां का लैंडस्केप बहुत अच्छा और खुशमिजाज होता है, जो काफी प्लेजेंट माना जाता है। तो इसीलिए हमने कहा केवल याद करने वाली चीज है कि इसकी हाइट याद रखिए, इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, और इतना याद रखिए कि कौन सी रेंजेस में पाया जाता है। तो हिमालय की शिवालिक वाली, निचली वाली सारी रेंजेस में पाया जाता है। आइए एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर हम बात करें कि ये ट्रांस हिमालय है और ये है ग्रेटर हिमालय,
ये है मिडिल हिमालय और ये होता है शिवालिक। ये है शिवालिक। तो याद रखेंगे ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में फोल्डेड माउंटेन्स है तो एक डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूएशन का एक नाम है, इसका एक डिसकंटिन्यूटी है। मतलब ट्रांस हिमालय के बाद जब ट्रांस हिमालय खत्म होता है तब ग्रेटर हिमालय बनता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है, बीच में गैप है, फॉल्ट है, इसको हम बोलते हैं इंडस तिब्बतो सचर जोन। क्या बोला मैंने? इंडस तिब्बत सचर जोन। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो गैप है, मान लो एक पहाड़ ऐसे चला फिर खत्म हुआ, फिर दूसरा पहाड़ ऐसे चला खत्म हुआ, तो ये जो एक पहाड़ खत्म हो रहा दूसरा वाला शुरू हो रहा, इसी के बीच के गैप का नाम है इंडो तिब्बतन सचर जोन। इसको इंडो सांगपो सतर जोन कहते हैं। कभी कभी तिब्बत नहीं लिखा होगा तो सांगपो लिखा रहेगा, इंडो सांगपो सचर जोन हो जाए। चलो, ग्रेटर हिमालय जहां खत्म होता है वहां से मिडिल हिमालय शुरू होता है, तो हम बताएंगे कि ग्रेटर और मिडिल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी आती है, इसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला मैंने? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी तरीके से जब मिडिल खत्म होता है तो शिवालिक शुरू होता है, इसके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ग्रेटर और मिडिल के बीच में आता है। याद रखिएगा, मिडिल और शिवालिक के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है, जहां पर मिडिल खत्म होगा वहीं से शिवालिक शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और याद रखिएगा, जहां पर शिवालिक खत्म होता है उसके बाद ग्रेट प्लेन शुरू हो जाता है, हमारा उत्तर का विशाल मैदान जो उत्तर प्रदेश में आता है। तो वही चीज समझाने के लिए कि जैसे ही शिवालिक खत्म होता है तो हमारा एक ग्रेट प्लेन शुरू होता है, ठीक है, उसी ग्रेट प्लेन के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसी प्लेन, ठीक है, PLAIN, इसी प्लेन के बीच में, मैदान के बीच में, मतलब शिवालिक और मैदान, मैदान क्या है? उत्तर प्रदेश, और शिवालिक के बीच में एक बाउंड्री पाई जाती है जिसके बीच में डिसकंटिन्यूटी है। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है HFF। आपका होमवर्क है कि ये HFF क्या है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, हिमालयन फॉल्ट फ्रंट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, जो शिवालिक और एक उत्तर के विशाल मैदान के बीच में एक गैप बनाता है, इस गैप को बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। मेरी बात समझ गए? तो अब जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हिमालय से, शिवालिक से सटे हुए, क्योंकि इन्हीं तीनों चारों को मिलाकर हिमालय कहा जाता है, कहते हैं ट्रांस हिमालय पहले से ही था। ये तीनों फोल्डेड हिमालय, न्यूली फोल्डेड माउंटेन हुए हैं। जब भारत एशिया से टकराया तो कई फोल्ड्स बने। ट्रांस हिमालय पहले से था, ग्रेटर बना, मिडिल बना, फिर शिवालिक बना, ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ वो शिवालिक के बाद प्लेन हो गया, क्योंकि ये नदियां जो भी आई हिमालय से वो सारी नदियां ले आई और शिवालिक के बाद वाले जगह पर मिट्टी जमा दी, जैसा कि पीछे मैंने आप लोगों को समझाया था प्लेन्स बनाते समय। तो इस तरह से उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर प्रदेश बना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि शिवालिक और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ऊंची चोटी है? तो बताएंगे शिवालिक के उत्तर प्रदेश के बीच में एक बहुत ऊंची चोटी है। इस चोटी का नाम क्या है? एमसोट। ये लगभग 1 किलोमीटर ऊंची चोटी है, सहारनपुर में पड़ती है और ये शिवालिक का पार्ट। और यहाँ का पैनोरामिक व्यू बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यहाँ का सराउंडिंग एंड लैंडस्केप बहुत अच्छा है और यहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट होती है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब इसमें 3 चीजें बस देखनी थी और इसके कॉन्सेप्ट को समझना। इसको समझाने के लिए मैं एक तरीका और अपना सकता था, इसको समझाने के लिए जो मैं तरीका अपना रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा सभी ध्यान से, सभी ध्यान से देखिएगा। ये है ट्रांस हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय, ये है मिडिल हिमालय,
और ये पोर्शन जो होता है शिवालिक, और उत्तर प्रदेश इसी शिवालिक वाले रेंजेस में आता है। और ये शिवालिक के बाद जो आ जाता है ये ग्रेट प्लेन आता है। तो शिवालिक और ग्रेट प्लेन के बीच में मैंने कहा था एक क्या है, गैप है, जिसको हम HFF बोलते हैं। तो HFF की बाउंड्री पर ही वो जो अमोथ पीक थी वो पाई जाती है। आइए हम पढ़ेंगे कि दूसरी पीक कौन सी, तो बताएंगे डबक पीक, इसको डबक पीक कहते हैं। ये 875 मीटर ऊंची होती है, ठीक है। सॉरी, एक इसके पीछे एक और पीक रह गई, क्या नाम है देखिएगा उसका, लद्दाख, सॉरी लखपति पीक, ये सेकंड नंबर की पीक होती है। ये कम से कम 914 मीटर ऊपर होती है। ये भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लखपति देवी एक प्रोमिनेंट पीक मानी जाती है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सीनरी पैदा करती है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, नेचर के एंथुजियाज्म को देखकर आपके अंदर क्या होगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ का पिक्चर व्यू बहुत अच्छा है, लोग सेल्फी लेने, पिकनिक मनाने, और ये कभी कभी इस पे ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, और लोग एडवेंचर करने भी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए चाहते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नाम इसका देखिए, ऐसा लगेगा कि कोई मंदिर होगा, ये होगा, तो हाँ, इसके रास्ते में कुछ जगहों पर मंदिर भी पड़ते हैं। लखपति देवी सेकंड नंबर की पीक थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड नंबर की पीक। थर्ड नंबर की पीक जो होगी वो क्या हो जाएगी, देखो एक बार फिर से दिखा दूं। फर्स्ट नंबर की पीक जो हम लोगों ने पढ़ी, फर्स्ट पीक जो थी वो हम लोग की कौन सी थी, अमसोट पीक, हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड नंबर की पीक आई लखपति देवी, हम लोगों ने पढ़ा। सहारनपुर में ये भी पड़ता है, केवल याद रखना सेकंड नंबर की पीक है और सहारनपुर में। फर्स्ट नंबर की पीक है सहारनपुर में, शिवालिक का दोनों पार्ट है। फिर आती है दबक पीक। दबक पीक थर्ड नंबर पे आती है, इसकी ऊंचाई 800 की रेंज में आती है। आइए हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी, तो इसकी ऊंचाई याद रखनी है, तो बताएंगे 875 मीटर के अप्रोक्स में है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड से कनेक्टेड है। और दबक पीक भी क्या है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, उत्तराखंड के सेक्शन के आसपास, बहुत क्लोज है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, और इसका कुछ एरिया उसमें भी आ जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये बड़ा अच्छा व्यू है, हिमालयन रेंजेस का एक पार्ट है। यहाँ पर आपको कुछ मैदानी पोर्शन भी मिल जाएगा। आइए हम चौथी पीक पढ़ते हैं। चौथी पीक हमारी कौन सी है, ढोलकोट पीक। ढोलकोट पीक क्या है, 848 मीटर के करीब में है, ठीक है। याद रखेंगे ये भी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये एक्चुअली थोड़ी सी स्टीप असेंट की होती है, ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ी चढ़ रहे, ऐसी टाइप की पीक, जैसे चाय की खेती और बागानों के लिए अच्छा होता है। काफी स्टनिंग और अच्छा वैली व्यू है, फॉरेस्ट है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गढ़वाली रीजन का सेक्शन है, बड़ा मजेदार एडवेंचरस प्लेस हो जाता है। आइए चौथी पीक है हमारी, तो बताएंगे दलदल। नाम तो ही लग रहा है तराइन वाला पोर्शन होगा। आप खुद सोचिए, शिवालिक से निकलने वाली नदियां इधर साइड पूरा भाभर और तराई वाला सेक्शन बना देती, तो इधर साइड दलदल बन जाएगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है, दलदल पीक। इसकी हाइट कितनी है, 824 है। और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है ये मिल जाएगा। साथ ही साथ दलदल पीक जो क्या करती है, ये भी पौड़ी गढ़वाल में है, दलदल पीक है, तो हिमालय के फुटहिल्स में होगी। और कैसा मैदान बना रही होगी, तो बताएंगे कि सर यहाँ पर तराइन का मैदान होगा। जैसे ही तराइन का मैदान आता है तो याद रखेंगे फ्लोरा फोना बहुत ज्यादा होंगे, डाइवर्सिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, हर तरह के फ्लोरा, हर तरह के फोना, और इसको पैराडाइज ऑफ द नेचर कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ढेर सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जंगली पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा व्यू। कहाँ पर है, तो ये भी पौड़ी गढ़वाल वाले सेक्शन में मिल जाती है। आइए हम देखेंगे एक और पीक है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिनसर पीक। 799 लगभग 800 मीटर की होती है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिनसर पीक बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कंटेन करती है, मतलब पीक का नाम भी बिनसर, और इसके अंदर पाए जाने वाले फॉरेस्ट एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसका नाम भी हमने क्या रख दिया, बिनसर के नाम से रख दिया। याद रखेंगे बहुत स्पेक्टेक्युलर व्यू होता है, हिमालयन रेंजेस में ये भी पड़ता है। और ये नंदा देवी और त्रिशूल पीक के क्या होता है, इसी में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बहुत पॉपुलर ट्रैकिंग का मतलब होता है लोग यहाँ घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, बैग टांग लेंगे, बड़ा सा टेंट रख लेंगे और वहां पर कैमरा वैमरा लेकर घूमने जाते हैं। और प्रिंस्टाइन एनवायरनमेंट और वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब कि बिनसार पीक फेमस है अपनी हाइट की वजह से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और यहाँ पर क्या है, नंदा देवी और त्रिशूल की पीक्स भी आपको आस पास देखने को मिल जाएंगे। चलिए सातवीं अगर हम बात करें, सातवां सेक्शन है मंकियानी
पीक कितनी ऊंची है, तो बताएंगे 782 मीटर ऊंची है। ये पिथौरागढ़ की तरफ पाई जाती है। मंकियानी पीक की अगर बात करें तो ईस्टर्न यूपी के सेक्शन में, उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल के आसपास पड़ता है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस समय कंसिडर किया जा रहा था जिस समय उत्तराखंड 2000 ईस्वी में भारत में ही था। आगे चलकर हमने देखा कि धीरे धीरे ये नैरो होता जाता है, हुमायूं हिमालयन का ये थोड़ा सा पार्ट कवर अप कर लेता है। आगे देखते हैं अगली पीक है। अगली पीक कौन सी है, तो बताएंगे पिंडारी। पिंडारी के बारे में पहले जान लीजिए। पिंडारी एक ऐसी जाति हुआ करती थी जो लूटपाट, मार काट और इस तरह की छापेमार नीति पर विश्वास करती थी। अंग्रेजों को इन्होंने बहुत त्रस्त किया था, बहुत से क्षेत्रीय लोग भी इनसे परेशान रहते, अच्छे लोग थे। इनको रॉबिन हुड के से जो है नवाजा गया। रॉबिन हुड का मतलब होता है गरीब लोगों को बांटना, अच्छे लोगों से छीन कर, ठीक है। तो पिंडारी के नाम पर यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर बना। कहते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहीं पर ये पाई जाती है, कम से कम 791 मीटर्स ऊंची होती है। पिंडारी ग्लेशियर नाम से लग रहा है कि थोड़ी ऊंचाई पर है। शुरू में यहाँ ग्लेशियर्स होते थे, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ 165 मीटर ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम होता है, ठंडी पड़ती है, कंडेंसेशन बढ़ेगा, बादल बनेंगे और आगे चलकर यहाँ पर ग्लेशियर्स थे। बट अब यहाँ पर कम ग्लेशियर पाए। पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है, याद रखेंगे। नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, प्रिस्टाइन सराउंडिंग्स है। ये सारी चीजों से मतलब नहीं है हमें हाइट से मतलब है और इसके डिस्ट्रिक्ट से मतलब, बाकी चीजें जो है वो चलती रहती है। ये स्नो कैप्ड पीक है क्योंकि यहाँ पर ठंडियों में बर्फ जम जाती है, मतलब हर साल नहीं, ठंडियों में, ठीक है, मतलब केवल विंटर में ही ऐसा। चलिए चंद्रखानी पीक जो है ये 732 मीटर्स है, कुल्लू जिले में पड़ती है। एक्चुअली सारे उत्तराखंड वाले पार्ट हैं, ठीक है, बट यूपी से कनेक्टेड है उत्तराखंड, इसीलिए चंद्रखानी पीक को हम यूपी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नियर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बॉर्डर उत्तराखंड और उसके बॉर्डर पे हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे आपका सेक्शन ये मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बड़ा अच्छा क्या है, मस्मराइजिंग व्यू है, ट्रैकिंग के लिए एक्सपर्ट है। यहीं पर पीर पंजाल वाली सेक्शन और पर्वती वैली आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं आगे 10वीं पीक। 10वीं पीक हमारी कौन सी होती है, तो बताएंगे गौरी पीक। गौरी पर्वत काफी फेमस है, आपने सुना होगा, 711 मीटर्स है, याद रखेंगे। पिथौरागढ़ में ये भी पड़ता है। गौरी पर्वत एक प्रोमिनेंट पीक है जो पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट है क्योंकि गौरी पर्वत की कहानियां हम लोगों ने अपने पुराणों, महाभारत, रामायण में अन्य जगहों पर सुनी हुई। तो ट्रैकर्स यहां पर भी जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ब्यूटीफुल सीनरी है, उत्तराखंड का रीजन है, पैनोरमिक व्यू यहां पर मिलता है। हिमालयन के पीक माने जाते, गौरी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, गौरी पर्वत, मुजवंत पर्वत, इसके अलावा गोवर्धन पर्वत, इस तरह के पर्वत आपने सुना होगा। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि हिमालय का ही एक पार्ट है, और ये हमारे हिस्टोरिकल टच को भी कवर अप करते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं तो 10 पर्वत और कुछ नहीं तो उनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद किए। और क्या बताया मैंने कि भारत में, जो पूरे भारत में 4 हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और शिवालिक के बाद जो होता है प्लेन, इनको कई तरह से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। अब बट हमें करना क्या था, उत्तर प्रदेश वाला सेक्शन और उत्तरांचल वाला पढ़ना था, थोड़ा सा हिमाचल भी टच कर लिया। इसी रेंजेस में जो पीक पाई गई वो कहां पर ज्यादातर पाई गई, तो बताएंगे कि नॉर्दर्न सेक्शन। क्यों नहीं विंध्याचल वाले सेक्शन में उत्तर प्रदेश में पीक पाई गई, तो मैंने बताया था कुछ जगहों पर पीक्स हैं, लेकिन वो पीक ना होकर प्लेटू कंसिडर किया जाता है। बुंदेलखंड, हल्का बहुत बघेलखंड और विंध्याचल का कुछ प्लेटू था। आई बात समझ में। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक होगा वाटर रिसोर्सेस। चलिए हम वाटर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ लें। क्यों वाटर रिसोर्सेस, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा डिटेल कि पीक्स थी, तो पीक्स से बर्फ पिघलकर नीचे की तरफ आती है तो नदी बनाती है। तो अभी हम इसका ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ेंगे, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम से पहले हम वाटर रिसोर्सेस पढ़ेंगे। 2 तरह के वाटर रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल तरीके से जो जम जाए, नदी, झील, जिसको हम लेक और रिवर कंसिडर करेंगे, कुछ पॉन्ड्स हो गया, और कुछ अंडरग्राउंड वाटर चलेगी। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश में भी पानी की किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम शुरू करें अपना अगला टॉपिक, वाटर रिसोर्सेस, जिसको हम किससे स्टडी करते हैं, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो मतलब होता है पानी, ठीक है, मेरी बात समझे। H2O से बना है, जिसको हम हाइड्रो बोलते हैं। H2O मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रोलॉजी बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम पानी की स्टडी करें। सरफेस वाटर की अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें
तो बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, गैंगेटिक प्लेन्स और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स। तो बात करेंगे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स मिलकर नॉर्दर्न, वेस्टर्न और साउदर्न ईस्टर्न पूरे के पूरे डायरेक्शन में बहती है, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, सोन, कोसी के साथ साथ शारदा नदी भी जो है मेजर रिवर्स कंसिडर की जाती है उत्तर प्रदेश की। इन सारे रिवर्स की डिटेलिंग फिगर के साथ हम लोग आगे चलकर केस स्टडी करेंगे। आइए बट आगे देखते हैं कि ये जो नदियां बहती हैं तो वी शेप वैली में बहती हैं। जैसे ही आप नदी में पैर रखेंगे तो आप अंदर घुसना शुरू करते हैं, ये पूरा पानी भरा होता है, ठीक है। आप पहला पैर रखेंगे अंदर जाएंगे, दूसरा पैर रखेंगे और अंदर जाएंगे, और एक समय बाद ये ऊपर से दूसरे किनारे पर निकाल देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नदियां वी शेप वैली बनाती हैं, और जिसके बेसिन में बह रही है उसको हम नदी बेसिन कहते हैं, और अपने तरफ चारों तरफ लैनोस का, लोएस का मैदान बनाते हैं, ठीक है, और ढेर सारे सेडिमेंटेशन यहाँ पर जमा कर देती। तो यही वो नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, गंगा यमुना नदियां, मेघना का बेसिन, काफी सारे ऐसे फेमस बेसिन हैं जिसमें नदियां बहती हैं। जैसे वॉश बेसिन में हाथ धुलते हैं तो सारा पानी बहकर चला जाता है, वैसे नदियां जिसमें बहती हैं उसको हम बेसिन कहते हैं। किस आकार की घाटी बनाती हैं? तो नदियां वी आकार की घाटी। ये देखो, आप यहां से नदी में एंटर किए और एंटर करते करते यहां पर आए, थोड़े गड्ढे मिले और दूसरे किनारे से आप बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वी शेप वैली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। आइए, नदियां ही केवल वाटर रिसोर्सेज तो होती नहीं जो हम लोगों ने पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो दो तरह के वाटर रिसोर्सेज हैं, एक तो नदियां, ऊपर से लेक, झीलें। तो हम लोग इस क्लास में लेक भी पढ़ेंगे और ग्राउंड वाटर, पानी रिस कर सीप होकर जमीन के अंदर जाकर अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है, जिसको हम बोरिंग का पानी कहते हैं। जब हम अंडरग्राउंड वाटर को हम निकालना चाहते हैं तो हैंडपंप चलाते हैं, या क्या करते हैं, या फिर हम जो है वो बोरिंग समर्सिबल लगवाते हैं और पानी टुल्लू से, मोटर पंप से ऊपर खींच लेते हैं। तो उस तरह के पानी को हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। एक तरह का पानी हमने देखा नदियों के रूप में आ रहा है। एक तरह का पानी जो होता है जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड होता है उसको लेक कहते हैं, या छोटा होता है तो उसको पॉन्ड कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सारी चीजें पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि इतना सारा अंडरग्राउंड वाटर क्यों पाया जा रहा है, क्यों हम इसको लार्जेस्ट कह रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है। नदियां जमीन के ऊपर भी बहती हैं, पथरीली हैं तो जमीन के अंदर भी बहती हैं, और पेरिनियल रिवर है, साल भर बहती है, जिसकी वजह से कुछ पानी ऊपर से फ्लो करता है, ड्रेनेज सिस्टम बेसिन में दिखता है, वैली में दिखता है, कुछ पानी सीप होकर रिस कर गड्ढों से, खाइयों से, या मिट्टी के सोखने की शक्ति से, या दरारों से अंदर जाता है, और अंदर जाकर शुद्ध रूप से जमा हो जाता है, फुलफिल भी होता है, रिफिल भी होता रहता है। क्योंकि रॉक्स कुछ होती हैं परमिएबल रॉक्स होती हैं जो पानी को अपने अंदर सोख कर अंदर जाने देती हैं, और फिल्टर होकर शुद्ध रूप से पानी अंदर सेफ हो जाता है, कभी खराब नहीं होता अंडरग्राउंड का पानी। और वही हम पाइप डालते हैं, कुछ 100 फीट 200 फीट जितना भी बोरिंग करते हैं, बोरिंग करके उस पानी को निकालते हैं, यूज करते हैं, दिन रात सुबह शाम कभी भी मोटर चलाओ पानी आ जाए। तो इस तरह का पानी क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर। इसीलिए सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी क्या कर रही, एक इंपॉर्टेंस दे रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो नदियां सूख रही हो, मान लो बारिश नहीं हुई, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, उसको जमीन में किसी जगह पर सेव कर लेंगे टैंक बनाकर, या छतों के पानी को जमीन में सेव कर लेंगे, या ड्रेनेज सिस्टम से जो भी पानी समुद्र में मिल जा रहा है उसको जमीन में सेव कर, ठीक है। तो इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर तरह तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू, इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो उत्तर प्रदेश में 3 चीज देखी हमने, रिवर वाटर भी है, लेक वाटर भी है, पॉन्ड वाटर भी है, और क्या बताया मैंने, ग्राउंड वाटर भी है। 4 वाटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये रिच है ग्राउंड वाटर में, बड़े बड़े क्या है, रिजर्वियर्स है, और साथ ही साथ सेवरल एक्विफायर सिस्टम से होते हुए, एलुवियल प्लेन से होते हुए, चाहे अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न यूपी या इधर साइड ऊपर वाले पोर्शन में जहां गैंगेटिक प्लेन है वहां पर क्या होता है, बहुत सारे पानी। लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं विंध्याचल रेंजेस, तो थोड़ा पठारी हो जाता है, पठार पानी को सोखने की शक्ति नहीं रखता, तो इस वजह से यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। किधर साइड बोलेंगे तो बताएंगे बुंदेलखंड वाला इलाका, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेजर अंडरग्राउंड वाटर एरिया की कमी। क्यों कमी है? क्योंकि ये पठारी इलाका। इस तरह से ग्रॉस अंडरग्राउंड वाटर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो कितने मिलियन हेक्टेयर है, बड़ी मात्रा में, ओवरऑल ऑन एन एवरेज कंसिडर किया जाता है। आइए हम बात करेंगे कि हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट्स में भाबर अंडरग्राउंड वाटर कंटेन करता है। सेंट्रल गंगा प्लेन में भी आपको ऊपर भी पानी मिल जाएगा, अंदर भी मिल जाएगा।
मार्जिनल एलुवियल प्लेन में भी क्या है, ऊपर भी पानी मिलेगा, अंदर भी मिलेगा, लेक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तराई वाला सेक्शन तो अपने पानी को अंदर नहीं जाने देता, दलदली रूप में पानी को हमेशा मड के रूप में ऊपर रखता है। साथ ही साथ साउदर्न पेनिनसुलर जोन में भी आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा क्या है, पानी की कमी है। ठीक है, अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो और नीचे जाओ तो दक्कन में भी पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वहां पर वर्ष भर पेरेनियल रिवर नहीं होती, और पानी नहीं तो लाइफ, डोमेस्टिकेटेड लाइफ प्रॉब्लम होगी। मतलब डोमेस्टिकेशन मतलब क्या, घरेलू रेसिडेंशियल प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आएगी, इरिगेशन की प्रॉब्लम आएगी, इंडस्ट्रीज कोई नहीं चल पाएगी। ठीक है, सामान्य जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, एनिमल्स एंड बर्ड्स भी प्यासे मरेंगे। तो इसलिए अंडरग्राउंड पानी के अलावा अपर ग्राउंड पानी भी होना चाहिए, जो लेक और रिवर और पॉन्ड्स के फॉर्म में भी हमें मिल जाता। चलिए हम आगे बात करेंगे पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो बात करेंगे इरिगेशन की। सब जानते हो उत्तर प्रदेश और भारत कृषि प्रधान देश है, इरिगेशन करना ही है। और इरिगेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन्स चाहिए, और प्लेन्स को इरिगेट करने के लिए स्ट्रेच चाहिए बड़े लेवल पर, और साथ ही साथ चाहिए कैनल्स। क्यों? क्योंकि नदियां हर समय नहीं होती, बारिश हर समय नहीं आती। इस केस में नदियां कोई दूसरे एरिया में जा रही, हमें क्या करना है, हमें करना है एग्रीकल्चर इस एरिया में, तो हम नदियों के पास से ही डैम्स बनाते हैं, डैम्स के डायरेक्शन चेंज करते हैं, और वो कैनल्स के रूप में भी कभी कभी बाहर निकालते हैं। तो बड़े बड़े रिजर्वियर्स बना देते हैं कि वहां पानी चाहिए तो इतना बड़ा कुंड बना दिया, इतना बड़ा डैम वो बना दिया, पॉन्ड बना दिया, तालाब। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्ड करके गंगा के पानी को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ साउदर्न जैसे बात करें तो गंगा की दो तरफ से नदियां मिलती हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। कुछ नदियां नॉर्थ में भी हैं, कुछ नदियां साउथ में, अगर नहीं है तो हम वहीं पर रिजर्वियर बनाकर या उनको कैनल बनाकर डायरेक्शन देकर इरिगेशन का काम कर लेते हैं। अगर बात करें, कुछ ही एरिया है उत्तर प्रदेश में जो क्या है, स्कार्सिटी रीजन कहे जाते हैं। स्कार्सिटी रीजन का मतलब होता है कि वहां पर पानी न तो नदियों के माध्यम से जा रहा, न तो बारिश के माध्यम से जा रहा, और ना ही वो कैनल के माध्यम से जा रहा। तीन माध्यम से ही पानी जाता है, और ना ही वहां रिजर्वियर बना पाए। तो कुछ जगहों पर ही मिलेंगी आपको उत्तर प्रदेश में जो स्कार्सिटी रीजन कहे जाते हैं। ज्यादातर वाटर होते हैं ग्राउंडेड वाटर से या फिर बोरवेल से हम उसे निकालकर स्कार्सिटी जोन में भी पानी पहुंचा देते हैं। मान के चलो, न तो वहां नदियां जा रही, ना बारिश जा रही, और ना ही वहां पर लेक्स है, और ना ही वहां पर क्या है, कैनल बना हुआ। तो अब उस एरिया में हम जमीन खोदते हैं, बोरिंग वाला पंप लगा देते हैं, और सारा पानी बाहर निकल जाता है, और खेतों में और ये सब गलियारों में सब जगह जाकर खेती करने में सपोर्ट करते हैं। तो इरिगेशन तो हम दो तरह से कर लिए, तीन तरह से हमने इरिगेशन को देखा। एक तो रिवर का डायरेक्ट पानी, वहां पर खेती करना बहुत आसान। अगर रिवर का पानी नहीं पहुंच रहा तो कैनल पहुंच जाएगा। ठीक है, कैनल्स अगर नहीं पहुंच रहा तो वहां पर बोरिंग पहुंच जाएगी। कई कई जगहों पर ये तीनों नहीं होते तो वहां पर क्या होता है, रेन वाटर हो जाता है। ठीक है, यही चार तरीके हैं एग्रीकल्चर करने के। तो इस तरीके से रेन वाटर भी हमारे लिए इरिगेशन के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ईस्टर्न की बात करें जहां ज्यादा बारिश होती है तो उतना सफिशियंट होता है। तो गंगा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी और जो भी रिजर्वियर्स होते हैं, ठीक है, वो सफिशियंट होते। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे डैम्स। क्योंकि हम वाटर बॉडी पढ़ रहे हैं तो डैम्स और रिजर्वियर्स को समझना जरूरी है। नदियों का पानी बह रहा है, ग्लेशियर्स लगातार नदी से पिघल रहा है, पिघलने से नदियां बहते हुए जाती हैं और समुद्र में गिर जाती, यूजलेस हो जाता है पानी। हमने क्या किया, इस नदी पर बड़ा सा डैम बना दिया। अब ये पानी होल्ड करेगी, रोकेगी, बेकार नहीं जाने देगी, यूजलेस। इस पानी से होल्ड करके हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, डायनामो बनाएंगे, मोटर घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, प्लस ये पानी का डायरेक्शन हमने कहीं और मोड़ दिया, कैनल के रूप में निकल जाएगा जहां पर पानी नहीं जा रहा। नदियां इधर साइड बहाव था, उधर साइड तो नहीं था, तो हमने नदियों का बहाव कैनल के माध्यम से उधर कर दिया। तो हमने बड़े बड़े डैम्स बनवाए। और तो और देखा हमने कि नदी का पानी गिर के खराब हो जा रहा है, क्यों ना हम इसको यहीं पर गड्ढा करके कलेक्ट कर दें, रिजर्वियर बना दें, यहाँ गड्ढा करें और इसको बड़ा सा रिजर्वियर बना दें, यहाँ पर झील बना दें, प्राकृतिक नहीं तो मानवीकृत, आर्टिफिशियल, और इस तरह से हम रिजर्वियर बनाकर भी इसको सेव कर सकते हैं। तो डैम और रिजर्वियर बनाने से बड़े लेवल पर पानी का जो होल्डिंग कराकर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं और पानी का सही उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि पीने लायक पानी तो नदियों का ही होता है और नदियों की अपनी अवस्था होती है, इसको समझिएगा। जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होता है तो वाटरफॉल का रूप लेता है, झरना, कैस्केड का, फिर गिरता है तो प्लंज बनाता है, एक गड्ढा,
इसी प्लंज से सबसे पहले आती है नदियों की पहली अवस्था, जिसको हम बोलते हैं युद्ध, जो थोड़ी सी स्लोपी होती है पहाड़ी इलाकों में। युद्ध के बाद आती है इसकी अगली अवस्था मैच्योर, उसके बाद आता है चढ़ान, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड अवस्था, और लास्ट में नदियां क्या होती हैं, गिरते समय डेल्टा बनाती हैं और समुद्र में जाकर गिर जाती हैं, जिसको हम नदियों की डेथ बोलते हैं। कभी कभी ये डेल्टा बनाती हैं, कभी कभी ये एस्चुरीज भी बनाती है। याद रखिएगा, डेल्टा वो होता है जब सेडिमेंट्स जमा होते हैं, एस्चुरीज क्या होता है, कोई सेडिमेंट जमा नहीं होते हैं, नदी का मुंह दिख रहा होता है कि बस पानी समुद्र में जाकर ऐसे गिरना, ठीक है, जैसे झरना टाइप। तो याद रखेंगे यही कुछ नदियों की अवस्था है, इसका नाम मैंने दिया प्लंज, ठीक है। और याद रखेंगे ये जो झरना गिर रहा है इसको हम बोलते हैं कैस्केड, या फिर जिसको आप सरल भाषा में वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो इसी पर हमने देखा कि लास्ट में जाके नदियां की डेथ हो ही जाएगी, तो डेथ होने से पहले क्यों ना हम इसके मैच्योर वाले पोर्शन पर या यूथ वाले पोर्शन के पास एक बड़ा डैम बना ले, डैम बनाकर रिजर्वियर, लेक्स, पॉन्ड्स, कैनल्स और ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। आइए हम पढ़ते हैं डैम्स एंड रिजर्वियर्स अपने यूपी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से। तो बताएंगे अपने यूपी में जो डैम्स मेजर प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं डैम्स पर, परीक्षा डैम, जिसको गोविंद बल्लभ डैम, 2 डैम है हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बोले कि ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, परीक्षा डैम और दूसरा गोविंद बल्लभ पंत। चलिए लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वियर अगर हम बात करें कहां पर है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ये एक्चुअली सागर नहीं है, झील है। और इस ये झील कैसे बनी, इसी झील पर हम लोगों ने डैम बनाया हो, तो ये हमारे मैन मेड हो जाते हैं। आइए कुछ अदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे माता टीला डैम है, भैंसोरा डैम है, बचारा डैम है, इसके अलावा भगवानपुर डैम है, बागला डैम है, चित्तूरगढ़ डैम है, और इसके अलावा गणेशपुर डैम है। ये सारे डैम हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। चले, मेन ऑब्जेक्ट क्या है डैम का, पानी को कलेक्ट करना, पावर जनरेट करना, इरिगेशन के लिए यूज करना, और नदियों का पानी ड्रिंकेबल होता है जिसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल पानी ऐसे नहीं वेस्ट होने देंगे, समुद्र में मिलकर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो डैम क्यों बनाते हैं, कौन कौन से डैम है, कहां कहां फेमस है उत्तर प्रदेश में, देखा। अब इसकी पूरी की पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। आइए हम इसकी लिस्ट से हम इसको याद कर जाएं। जैसे आपको मन में आ रहा होगा कि सर गोविंद सागर डैम जो है ये कौन से लोकेशन में पड़ता है, तो ललितपुर में। किस रिवर पर बना है ये डैम, तो शहजाद रिवर पर। और ये किस लिए बनाया गया है, तो ये इरिगेशन, ज्यादातर जितने भी डैम होंगे, आप डैम का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या इरिगेशन। तो उत्तर प्रदेश के नदियों में उतनी पावर नहीं, ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर किस लिए करते हैं, इरिगेशन के काम। जैमिनी डैम जो होते हैं, जैमिनी डैम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नदियों में ताकत नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि बाकी जगहों पर, थोड़ा पहाड़ी जगहों पर ऐसे डैम्स बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करें, फ्लो ज्यादा तेज, ठीक है। तो इसलिए हमने इरिगेशन के लिए ही खास तौर पे डैम बनाए। दूसरी डैम है जैमिनी डैम, बताएंगे मेहरौली और ललितपुर में पड़ती है। ये किसके नाम पर जामिनी पड़ा इसका, तो फिर जामिनी नदी पर बनी है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जामिनी रिवर के आधार पर इरिगेशन के लिए बनी। माता टीला डैम क्या है, तो बताएंगे ये भी ललितपुर इलाके पे है, बेतवा नदी पर बनी हुई, इरिगेशन के लिए। परीक्षा डैम, जैसे कि अभी मैंने बताया, झांसी और कानपुर के नेशनल हाईवे 24 पे बनी हुई, सॉरी 25 पे, ये भी बेतवा नदी पर है। ये रिजर्वियर भी बनाया है, इरिगेशन भी बनाया है, और वाटर सपोर्ट के लिए हमने इसको रखा हुआ है। कुछ और डैम्स हैं, देखेंगे रिहंद डैम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रिहंद डैम या गोविंद बल्लभ सागर भी इसको कहा जाता है, पिपरी में है, सोनभद्र के पास पड़ता है, क्योंकि रिहंद और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी सोन पर बना है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत, आप कहेंगे कि सर गोविंद वल्लभ पंत इसके पहले भी आया था। गोविंद सागर डैम है, और ये वाला जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, दोनों अलग है, इसको रिहंद भी कहते हैं। ये किस लिए है, तो बताएंगे कि सर ये वाला गोविंद सागर डैम जो है ये शाहजादा रिवर पर है, इरिगेशन के लिए। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जिसको रिहंद डैम भी कहते हैं, ये पिपरी में है, ठीक है। वो ललितपुर में था, ये पिपरी में है। वो इरिगेशन के लिए यूज होता था, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। वो आपका शाहजादा रिवर पर था, ये आपके रिहंद रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन पर है। उसका नाम गोविंद सागर था,
इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम या रिहंद डैम। वो आपका ललितपुर में था, ये आपका पिपरी और सोनभद्र में। तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा। चलिए रोहिणी डैम की अगर हम बात कर लें तो रोहिणी डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम हो जाता है। ये ललितपुर में पड़ता है और रोहिणी नदी पर है इरिगेशन के लिए। केवल एक अभी उत्तर प्रदेश में हमने देखा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, रिहंद डैम जिसको गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं। चलो शारदा सागर डैम क्या है तो बताएंगे, पुरानपुर पीलीभीत में पड़ता है, शारदा नदी पर बना है इसलिए शारदा डैम है, ये भी इरिगेशन के लिए। और लास्ट वाला शाहजादा डैम जो ललितपुर के आउटस्कर्ट्स पे उसके चारों तरफ पड़ता है, शाहजादा रिवर पर ये भी है, ये भी इरिगेशन के लिए हो जाता है। यहीं पर गोविंद सागर डैम भी है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डैम्स को और रिजर्वियर्स को देखा और याद किया। और अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग आगे के सेक्शंस को देखेंगे। तो आज के लिए जितना हमने पढ़ाया वो दो चीजें पढ़ाई। पहला कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली माउंटेन्स और कुछ वाटर बॉडी। अंडरग्राउंड वाटर तो इरिगेशन के लिए यूज होता है बोरिंग के साथ साथ, ऊपर बहती हैं नदियां और नदियों पर बना होता है डैम्स। तो आज हमने क्या किया, हाइड्रोलॉजी के तहत वो चीजें पढ़ी। अगली क्लास में हम नदियों वाला सेक्शन भी कवर अप करेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदी है, कहाँ कहाँ बहती है और क्या क्या प्रोजेक्ट उसके ऊपर चल रहे। कुछ तो नदियों के नाम हमने देख लिए, बट अब हम टॉपिक के रूप में भी नदियों को पढ़ें। तो चलिए फैक्ट के क्वेश्चंस हैं, समझते हुए चलिए, जहां एलैबोरेशन करना होगा वहां पर मैं आपको खुद समझाते हुए चलूंगा। जैसे मैंने नदियों की अवस्थाएं समझाई, हिमालय का क्लासिफिकेशन समझाया, तो उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए अगर चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।